तो माल्टोज के बाद अब अपना जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है लैक्टोज। तो हमें क्या करना है, अब हमें लैक्टोज की स्ट्रक्चर बनानी है। हाँ सर। तो अब देखो लैक्टोज के लिए अगेन वही हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पता होना जरूरी है कि लैक्टोज में जो ग्लाइकोसिडिक हाँ लिंकेज है वो किसके बीच में है और इसके मोनोसेकेराइड्स यूनिट क्या है, क्योंकि लैक्टोज भी क्या है, एक डाइसेकेराइड्स है। ठीक है। तो हाँ सबसे सर। पहले तो हम इसका कॉमन नाम जानते हैं कि इसको हाँ कॉमनली क्या बोलते हैं। तो इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये इसका कॉमन नाम है जो आपको याद रखना है, मिल्क शुगर। ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, सर। क्यों बोलते हैं मिल्क शुगर, आप सभी को बताइए किस में पाया जाता है ये। मिल्क। हाँ, तो फाउंड इन मिल्क। मिल्क में पाए जाने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है इसकी मोनोसेकेराइड्स यूनिट क्या क्या है ना। तो इसके लिए जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो है बीटा डी गैलेक्टोज। हम्म, हम्म, ठीक है। एंड हाँ दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये हमारे इसके लिए क्या है, मोनोसेकेराइड्स यूनिट है। अब हाँ बात आती है कि लिंकेज किस किस के बीच में है। तो बीटा डी गैलेक्टोज का जो कार्बन होगा वो तो C1 होगा, और बीटा डी ग्लूकोज का जो कार्बन होगा वो C4 होगा। ठीक है। हाँ सर। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने तो अभी तक ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखी है, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर तो हमने देखी नहीं है। तो मैं आपको बता हाँ देता हूँ गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या ट्रिक है उसकी, क्या बताया था कि उसमें जो C1 और C2 कार्बन के OH है वो कैसे हैं। C1 कार्बन का OH अपवर्ड होता है, बताया था ना। हाँ और उसके बाद हाँ फिर अल्टरनेट, तो C2 का डाउनवर्ड हो जाएगा, C3 कार्बन का OH फिर अपवर्ड, एंड ऊपर C4 कार्बन का जो OH है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे। है ना। और C5 पे तो हमारा CH2OH जुड़ा ही होता है, ये ऊपर की साइड। और बाकी जगह पर सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से आप क्या कर दो, सेटिस्फाई करा दो। तो ये हमारा हाँ जो स्ट्रक्चर बन के आया है, किसका स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोज का, गैलेक्टो। ग्लूकोज का। नहीं। ये तो हम्म, ग्लूकोज का है ना। अब देखो हमें हम्म, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। तो गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ कार्बन पे जाके वेरी करता है। कौन से कार्बन पे, फोर्थ कार्बन। है ना। मैं नंबरिंग दे देता हूँ, दिस इज योर 1 कार्बन, दिस इज योर 2 कार्बन, दिस इज योर 3 कार्बन, एंड दिस इज योर फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ कार्बन पे जाके आपका क्या करता है, ये वेरी करता है। क्या वेरी करता है, अगेन वही एनोमर्स वाली बात आ गई कि हाँ। 4 कार्बन पे HOH की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम्म, ग्लूकोज में OH कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो गैलेक्टोज में OH कहाँ हो जाएगा, अपवर्ड। अपवर्ड हो जाएगा। तो अब आप गैलेक्टोज की भी स्ट्रक्चर बना लो, बाकी और कोई चेंज नहीं है। हम्म, बढ़िया, हाँ सर। है ना। बाकी तो भाई OH ऊपर फर्स्ट कार्बन का, फिर नीचे, फिर ऊपर थर्ड कार्बन का। अब फोर्थ कार्बन का ग्लूकोज में डाउनवर्ड होता है, लेकिन इसमें जो OH होगा वो कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। ग्लूकोज में क्या होता है, OH अपवर्ड। डाउनवर्ड होता है ना, तो इसमें कहाँ हो जाएगा, हाँ अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो बना दो अपवर्ड। तो ये हमारी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई। और अब हमें लिंकेज बनाना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज बनता है वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से बनता है। तो अब देखो जो लिंकेज होगा वो, है ना, किस किस के बीच में होगा, C1 ऑफ गैलेक्टोस, यही है, हम्म, एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ये रहा C1, है ना, दिस इज योर C1, और ये रहा C4 ऑफ ग्लूकोज। तो अब इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है। मतलब कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O। तो एक OH और एक H यहाँ से बाहर कर दो, H2 निकाल दो, हम्म, और निकालने के बाद कनेक्ट कर दो। तो जब आप कनेक्ट करोगे तो मैं इसी में इरेज करके कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अलग से बना लेना ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है।
तो देखो कैसा दिखेगा। ऐसा ही बनाया आप लोगों ने भी? हाँ तो यहाँ तो H है, यहाँ ऊपर H है, और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन है से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आई वो किसकी निकल के आई? लैक्टोज की निकल के आई। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, एक मिनट, वो फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ, तो आप ये फाइनल स्ट्रक्चर बना लो, और अभी अपने आप बनानी आनी चाहिए, है ना। देखो मैंने आपको हाँ रटवाया नहीं है, मैंने आपको मेथड बताया, और मेथड ही आपके जेई और नीट जो भी एग्जाम होते हैं ना उनमें इम्पोर्टेंट होता है ये। हाँ सर। अब इस पे एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि सुक्रोज, सुक्रोज अपनी कौन सी शुगर थी, नॉन रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग? और नॉन रिड्यूसिंग। और लैक्टोज, लैक्टोज कौन सी शुगर होती है? सो लैक्टोज लिखा था भाई। सो लैक्टोज पता नहीं। अरे आपको लिखाया था ना, रिड्यूसिंग शुगर होती है। कौन कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, देखो मैंने लिखाया है स्टार्टिंग में, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ाया था ना। तो एग्जांपल लिखा है, देखो कौन कौन सी है रिड्यूसिंग शुगर, एग्जांपल देखो फटाफट। Reducing sugars, all non-monosaccharides and disaccharides except sucrose. तो बस सुक्रोज को, ये डाइसैकेराइड्स ही तो है, हाँ डाइसैकेराइड्स है, तो ये क्या हो गया? reducing sugar. रिड्यूसिंग शुगर हो गया ना, सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारी की सारी। तो बस ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर है। हाँ कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ठीक है ना। अभी तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, लैक्टोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो ये तो तीन हमारे क्या थे, डाइसैकेराइड थे। अब थोड़ा सा हम पॉलीसैकेराइड्स और पढ़ लेते हैं, है ना। कुछ आइडिया पॉलीसैकेराइड्स के बारे में? नहीं सर। नहीं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉलीसैकेराइड्स, अच्छा ये तो आपको समझ में ही आता है ना, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? हाँ हाँ क्या होते हैं बताओ। तो जो मोर देन so more than 10 or more monosaccharide units later. हाँ, जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर 10 या मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट फॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स में सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो पॉलीसैकेराइड्स है वो है स्टार्च, है ना। सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट है स्टार्च। अब स्टार्च के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात की स्टार्च, अब जो जिनका बायोलॉजी होता है उनको तो ये सारी चीजें क्लियर होती है, कहाँ पाया जाता है। So food molecule ना? मेन नहीं स्टोरेज तो इन इसका कहाँ प्लांट। पर है? हाँ, ये मेन स्टोरेज प्लांट। इसका किस क्या होता है, प्लांट्स होता है। ठीक है ना। हाँ और इसके बाद और कहाँ पाया जाता है ये, क्रिसल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, एंड सम वेजिटेबल्स में। तो लिख लो सीरियल्स में। ठीक है, क्या होते हैं सीरियल्स? so मतलब ग्रेन्स जैसे ना। हाँ, जैसे एक आध एग्जांपल। so wheat, rice. ठीक है, रूट्स, है ना, रूट्स में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ट्यूबर्स, क्या होती है ट्यूबर्स? ट्यूब्स, ट्यूबर्स क्या है? सम वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके मेन सोर्स है। मेन सोर्स तो इसका प्लांट है, लेकिन इसके अलावा जो हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च है वो सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। हाँ ठीक, हाँ ये किसका पॉलीमर होता है? तो ये पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। तो लिख लेना, इट इज अ पॉलीमर ऑफ किसका? तो पॉलीमर। हाँ, पॉलीमर मतलब है तो मोनो। अब देखो 10 या 10 से ज्यादा अगर एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, तो पॉलीमर की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। हाँ ठीक है, तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। यानी इसके लिए जो मोनोसैकेराइड्स ओके। यूनिट है वो क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है।
इसमें इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो कंपोनेंट? इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट, ठीक है। दिखने में जब मैं अगर बिना स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझाए अगर ये अपन करते है ना, तो आपकी जो इसकी स्ट्रक्चर है आपको फिर रटना पड़ता, लेकिन अभी अपन को कंसेप्ट आता है तो पहले अपन समझ लेते हैं कि इसमें वो कौन कौन से कंपोनेंट है। तो वो दो कंपोनेंट होते हैं आपके एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, और फिर हम उनकी स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ये नाम याद रखना, एमाइलोज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसको अपन ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में याद रखें तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो जो आपका एमाइलोज होता है ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो एमाइलोज के अंदर आप चाहो तो लिख लेना इट इज वाटर सोल्यूबल। जबकि एमाइलोपेक्टिन कैसा होगा, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसोल्यूबल होता है, लिख लेना इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल एमाइलोपेक्टिन के बारे में, है ना। तो ये तो एक फर्स्ट बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस कि स्टार्च का जो कंपोजिशन है उसमें 15 to 20% जो होता है वो एमाइलोज होता है। 15 to 20% ऑफ स्टार्च इज एमाइलोज, ठीक है। तो बचा हुआ कितना हुआ, 80 to 85। तो 80 to 85% जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन होता है। यानी इन दोनों से मिलके ही स्टार्च बनता है, बट दोनों का जो रेशियो है वो एमाइलोज आपका 15 to 20% है और बाकी बचा हुआ 80 to 85% आपका एमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आता ही है कि इसमें क्या है, मोनोसेक्राइड्स यूनिट आपकी ग्लूकोज ही है ना। अब जो एमाइलोज है, अमाइलोज इज व्हाट, इट इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन। ये क्या होती है, लॉन्ग होती है और अनब्रांच्ड होती है। चेन ऑफ 200 से लेके 1000 तक, किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। है ना। अनब्रांच मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज आपके रिपीट होते जाएंगे 200 से लेके कहाँ तक देखो, 1000 तक, ठीक। हाँ सर। अब बात आती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। तो इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अब दोनों ही आपके हैं तो ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज है यहाँ पे, अल्फा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज। एल्फा, एल्फा देखो पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अच्छा ओके। है ना। तो अल्फा ग्लूकोज ही है सारे के सारे। तो एक अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन, दूसरे अल्फा ग्लूकोज का C4 कार्बन, फिर वापस C1, फिर वापस C4, इस तरह से क्या होते हैं, कनेक्ट होते जाते हैं। नोट कर लो। अब बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की। तो जो आपका अमाइलोज है वो तो अनब्रांच्ड है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन आपका क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर होता है। ओके। ब्रांच पॉलीमर है। अब कहाँ से ब्रांचिंग होती है, कैसे होती है, तो वो अपन लिंकेज देख लेते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेट चेन होती है ना, अनब्रांच चेन जिसे हम बोलते हैं, तो जो आपकी चेन है वो उसमें जो लिंकेज होगा अल्फा ग्लूकोज में वो तो वही होगा C1 एंड C4, ठीक। यहाँ तक क्लियर। तो एक कार्बन का C1 हो गया और एक कार्बन का आपका क्या हो गया, सॉरी एक मतलब मोनोसेक्राइड्स का C1 हो गया, एक मोनोसेक्राइड्स का C4 हो गया। ये तो ऐसे आपका स्ट्रेट चेन बनता जाएगा, C1 फिर C4। अब बात आती है कि लिंकेज कहाँ होता है। तो जो लिंकेज होता है,
तो देखो ये आपकी एक ब्रांच हो गई, ये आपकी दूसरी मतलब एक अनब्रांच स्ट्रेट चेन हो गई, ये आपकी दूसरी अनब्रांच स्ट्रेट चेन हो गई। ऐसे बहुत सारी अनब्रांच स्ट्रेट चेन पैरेलली एक क्या होगी, कनेक्ट होती जाएगी। अब इनमें लिंकेज कहाँ से आएगा, तो एक ब्रांच का C1 दूसरी ब्रांच के C6 के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसका C1 नेक्स्ट ब्रांच का क्या हो जाएगा, किससे कनेक्टेड, C6। यानी जो लिंकेज होता है एक ब्रांच के C1 पे दूसरे ब्रांच के C6 के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसमें दो तो फिर ग्लाइक, चेन हाँ C1 C4 क्यों लिखा है? सॉरी, तो उधर चेन में C1 C4 क्यों लिखा है? ये तो अनब्रांच स्ट्रेट चेन होगी, जैसे C1 ये दूसरे अल्फा ग्लूकोज का C4, तो इनके बीच में यहाँ भी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगा, अच्छा, ओके। तो दैट इज C1 C4। फिर ऐसे ही ये एक स्ट्रेट चेन, ये तो स्ट्रेट चेन जाती जाएगी ना आगे अनब्रांच, है ना। अब ये दूसरी स्ट्रेट चेन है, तो इन दोनों स्ट्रेट चेन को कनेक्ट करने के लिए उनके बीच में लिंकेज आना जरूरी है, तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएगा किससे, एक का सी ऊपर वाले का C1 हो गया, तो नीचे वाले का C6, तो C1 और C6 कनेक्टेड होंगे। अब कैसे होंगे वो मैं समझा देता हूँ। तो करंट डिस्कस स्ट्रक्चर, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में आपको डिफरेंस क्लियर है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अमाइलोज देखते हैं। अमाइलोज तो आप लोग बना लो, फटाफट ट्राई करो। अमाइलोज तो आप लोगों को बनाना आता है ना। सर बस 2-3 बना के एन लिखना हाँ है ना, या बस फिर बस बस, नहीं नहीं इतना कहाँ आपकी नोटबुक में जगह थोड़ा है, ये 200 से 1000 मॉलिक्यूल बनाओगे, 2-3 बना लो हाँ और हाँ अपलोड वही। कर दो। तो कौन सा है इसमें ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों OH सेम साइड होते हैं, 1 और 2 कार्बन के। ये अपन ऑलरेडी इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर अल्टरनेट, ठीक है। तो फटाफट से अमाइलोज बनाओ, फिर अपन दो अमाइलोज यूनिट को कनेक्ट करके अमाइलोपेक्टिन बनाए। तो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये अब हम दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट बना रहे हैं, है ना। नंबरिंग जरूर कर देना C1 C2 अप टू C6, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कौन से कार्बन को आपने कौन सा नंबरिंग दिया। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। इसे इधर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें ये जरूर क्लियर रखना है कि C1 C4 है, तो क्या इसको उल्टा पलटने की जरूरत है जो अपन ने पहले देखा था, नहीं नहीं ना। ये तो नहीं। अपन ने सिर्फ सुक्रोज में ही तो चेंज किया है, बाकी सब में तो चेंज करने की हाँ जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ से आप नहीं, क्या करोगे, क्या बाहर निकाल दोगे, OH से मतलब H2 निकालना है। H2 तो निकाल के कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे लिंकेज आ जाएगा, है ना। तो मैं अब हटा के इसे बना दूं यहाँ पे सीधा लिंकेज, हाँ हाँ तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि अपन को, मेरे को एक्स्ट्रा बनाना ना पड़े। आप अपनी नोटबुक में चाहो तो एक्स्ट्रा दोबारा बना लेना, नहीं तो सीधा आप यहाँ पे लिंकेज ड्रॉ कर सकते हो। हाँ। तो ये यहाँ से ये O, ये O और ये H, फिर ऐसे यहाँ पर आगे भी होगा, ये तो बढ़ता ही तो जाएगा मैंने ना। तो बस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना के फिर N लिख दिया, मतलब एन, डॉट डॉट डॉट। हाँ मतलब एटलीस्ट दो दो मोनोसेक्राइड तो दिखाओ। हाँ सर, 2 दिखा दी। हाँ ये ऐसे है ना। मैं हाँ तो ये माइलोज हो गया, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं नहीं। ऐसे पीछे की तरफ भी आगे बढ़ता जाएगा, इधर की तरफ बढ़ेगा ना। हाँ ठीक है, तो अब हमें, ये तो अमाइलोज की स्ट्रक्चर हो गई, अब हमें अमाइलोपेक्टिन बनाना है। बना के देखो देखिए। तो अमाइलोपेक्टिन कैसे बनाओगे भाई, अमाइलोज में अपन ने ये कनेक्ट कर दिया पहले पूरा, ये देखो ये आगे बढ़ता जाएगा,
सो बट अमाइलोज पता था ना कि अल्फा डी ग्लूकोज है, बट अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है अच्छा, है ना। तो सो उसमें मैंने जो वो लिखा कनेक्शन नहीं। होता है C1C4 लिखाया था ना, देखो प्रीवियस वाले में, देखो देखो ब्रांच ये तो स्टार्च पूरा का पूरा क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। अच्छा अच्छा। तो एमाइलोज में भी अल्फा ग्लूकोज होगा और एमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा ग्लूकोज ही होगा। मैंने नहीं बोला तो उसका मतलब ये जो C1C4 का जो लिंकेज है ना, वो अल्फा ग्लूकोज के बीच में ही है। हम्म। अब क्या करोगे आप, तो बनाते हैं अपन अमाइलोपेक्टिन फटाफट से। तो अमाइलोपेक्टिन में ये तो हमारे पास क्लियर है कि हाँ, हमें देखो अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ अमाइलोपेक्टिन के लिए कि जो अमाइलोज की अनब्रांच्ड यूनिट है, मतलब जिनमें ब्रांचिंग नहीं है, वो क्या होंगे, हम्म, वो आपस में लिंकेज से कनेक्टेड होंगे। यही बताया था ना आपको। हाँ हाँ। तो पहले एक अमाइलोज बनाओ, ये हमारा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर अब हमें बनाना है ना। मैं एक और यूनिट बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियरली अमाइलोपेक्टिन समझ में आएगा। हम्म। देखो ये OH, फिर OH अल्टरनेट है ना, OH। अच्छा, अब देखो इसमें एक पॉइंट याद रखना, कहीं ना कहीं जाके ये अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज की यूनिट जाके रुकेगी, मतलब उसके आगे फिर वो दूसरे अल्फा ग्लूकोज से कनेक्टेड नहीं होगा। तो जहां पर हाँ ये रुकेगी ब्रांचिंग वहीं से कनेक्ट होगी, वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ रोक दिया, लेकिन इधर वाली साइड क्या है, ये आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो अब जब आपको हाँ। ब्रांचिंग करनी है तो मैं एक और क्या करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये नेक्स्ट अमाइलोज की यूनिट अनब्रांच स्ट्रक्चर, ये हमारा 6 कार्बन CH2OH, उसी को आती है हम्म, 6 नंबरिंग। हाँ। ये देखो, ये बाकी मैंने अल्फा ग्लूकोज कनेक्ट कर दिया। और ये दूसरा अमाइलोज है, अनब्रांच स्ट्रक्चर है। देखो, तो अब यहाँ पर होगा क्या, इसको अपन बाद में कंप्लीट करेंगे। अपन इससे नंबरिंग देते हैं, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पर जो लिंकेज था वो किस किस के बीच में था अमाइलोपेक्टिन में भाई? हेलो, हाँ। C1 ऑफ यूनिट और फिर P1C6। और ये रहा C6। तो यहाँ से क्या निकाल दें हम, अगेन वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें। देखो निकल जाएगा। मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल के अब हाँ इन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ। हटा दो इसे इरेज करके। हाँ हाँ। ठीक है, आप अमाइलोज अलग बनाना और अमाइलोपेक्टिन दोबारा ड्रॉ करना। मैंने नहीं किया है, ले तो आप ऐसा मत करना, आपको वहाँ नोट्स में क्लियरली समझ में आना चाहिए बाद में जब आप दोबारा रिवाइज करो। हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिंकेज आ जाएगा। कलर दूसरा ले लेते हैं तो देखो, ठीक है ये लिंकेज कहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन और ये आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। देखो फिर ये ऐसे इधर स्ट्रक्चर जो है ये रिपीट होती जाएगी बार बार। हाँ। ये इधर आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। हाँ। फिर ऐसे ही इसका इसका C1 जो है, या ये इधर मान लो ये इधर भी जा रहा है, फिर आगे कहीं ना कहीं एक और होगा, वो नीचे कनेक्टेड होगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे कोई होगा एक लेट से मान लो ये है
तो इसका जो C6 होगा वो किसी और के साथ कनेक्टेड होगा। तो ऐसे ये क्या होगी, ब्रांचिंग बढ़ती जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ना, ये स्ट्रक्चर किसकी है, अमाइलोपेक्टिन की, और ये दोनों कंबाइंड फॉर्म से क्या कहलाते हैं, स्टार्च कहलाते हैं। क्लियर? हाँ सर, तो 1 मिनट ऐसा वो बस बना लीजिए। हाँ बना लो आप। तो अभी बताओ, रटने जैसा कुछ हुआ इसमें? तो नहीं सर। है ना, बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। और जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो ये हमारा अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर हो गई कंप्लीट। अब अगर मैं आपको बोलता है कि ये स्ट्रक्चर बना के दे देता और बोलो याद करो, तो क्या याद कर पाते? नहीं कर पाते, नहीं इसलिए सर। इसका है ना लॉजिक क्लियर रखना। तो नेक्स्ट ये था हमारा स्टार्च, पॉलीसेकेराइड्स में फर्स्ट था। सेकंड आता है सेल्यूलोज। तो बढ़ते हैं सेल्यूलोज पे। हाँ भाई, अब बात आती है सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज के लिए हमें अगेन पता होना जरूरी है कि उसके लिए मोनोसेक्राइड्स क्या है ना, कौन सी और किस किस के बीच में वहाँ पे लिंकेज है। हाँ तो सेल्यूलोज, अच्छा। अब सेल्यूलोज के बारे में सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कहाँ पर पाया जाता है एक्सक्लूसिवली? तो प्लांट वॉल, हाँ, प्लांट ओनली वॉल। ओनली इन प्लांट की एनिमल्स में भी पाया जाता है? नहीं नहीं, ओनली इन प्लांट। जबकि स्टार्च आपका प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। हाँ। ठीक है, तो लिख लेना ओनली इन प्लांट। और प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सेल्यूलोज ही पाया जाता है। हाँ। हम्म। अब ये होता क्या है, ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स होता है। ओके। अब स्ट्रेट चेन है मतलब अगेन ब्रांचिंग नहीं है। हम्म। ठीक है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स किसका होता है, मतलब कौन सा ऐसा मोनोसेकेराइड्स है जो इसमें बार बार रिपीट होता है? तो इसके लिए जो मोनोसेकेराइड्स होता है वो होता है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, हाँ। तो इसके लिए जो होता है बीटा डी ग्लूकोज। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि मोनोसेकेराइड इसके लिए बीटा डी ग्लूकोज है। तो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख लें, तो किस किस के बीच में होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये किसके बीच में है? अब है तो सारे के सारे बीटा डी ग्लूकोज, तो एक का C1 कार्बन होगा और दूसरे का क्या होगा, C4 होगा। C4। ठीक, चलो फटाफट से बनाओ इसकी स्ट्रक्चर। तो बीटा डी ग्लूकोज है नहीं। हाँ, बीटा डी ग्लूकोज है। और बीटा डी ग्लूकोज तो आपको बनाना आता ही है। हाँ। कहाँ होता है OH, ऊपर या नीचे? तो बीटा में OH ऊपर होता है। ऊपर होता है C1 का, और फिर अल्टरनेट। हाँ। नोट कर लो। हम्म। तो वही फर्क है ना उसमें, और तो कुछ हाँ, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। अल्फा और बीटा में C1 कार्बन की तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, एनोमर्स है ना एक दूसरे के, अल्फा और बीटा की। नहीं। हाँ। हम्म। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी बीटा डी ग्लूकोज की। ये एक हो हम्म। गया, ऐसे ही दूसरा भी बना देते हैं अपन। हम्म। ये हमारा दूसरा हो गया। तो एक का C1 और एक का C4। C4। निकाल दो, कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल ही निकलेगा। ऑटोमेटिक। हाँ।
निकाल के और कनेक्ट कर दो, और ये क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि पॉलीमर है ये भी एक तरह हाँ से। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब ही क्या हुआ, पॉलीमर ही हो गया ना। तो कर दो कनेक्ट। हाँ तो ये ऑक्सीजन यहाँ रही, ये रहा, ये हो गया आपका, और ये ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई भाई, सेल्यूलोज सेल्यूलोज। ग्लाइकोसिडेज। हाँ ये हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी आ गया। सो ऐसे सिर्फ 2 ही है क्या या और भी नहीं ये तो रिपीट पॉलीसेकेराइड्स है ना, पॉली का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 10 है। मिनिमम बहुत सारे होंगे फिर इसमें, ये रिपीट होता जाएगा ऐसे आगे। अब इतने 2-3 बना लो बस, बहुत होता है। हाँ so, एक सेकेंड ना। अब नेक्स्ट जो आएगा वो है ग्लाइकोजन। ये था सेल्यूलोज, नेक्स्ट हमारा जो पॉलीसेकेराइड्स है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है। तो एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ना, वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स stored in animal body animal body in the form of yeah, as a glycogen, ठीक है, ग्लाइकोजन। तो क्या होता है ग्लाइकोजन, और ठीक है, तो लिखो इसमें एक नोट करके लिख लो, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन स्टोरेज मॉलिक्यूल, carbohydrates are used as storage molecule as starch in plants। तो प्लांट्स में जैसे स्टार्च होता है ना, वैसे एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो क्या लिखा, molecules as starch in plants and glycogen in animals। हाँ सर। ठीक है। अब बताती है कि जो ग्लाइकोजन है हाँ सर। ये किसका पॉलीसेकेराइड है। तो ये आपका है ना एनालॉग होता है किसके, स्टार्च के। तो लिख लेना, ग्लाइकोजन इज द एनालॉग ऑफ स्टार्च। क्या मतलब हुआ भाई, कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, इसका तो लिख लो, सर क्या? लिख लो, इट हैज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। इट हैज a structure similar to अमाइलोपेक्टिन।
बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ब्रांचिंग एक पर्टिकुलर वे में निकलती है, जबकि इट इज मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड। तो इसमें लिख लेना, हाँ, बट इट इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बट more extensively branched। ठीक है, हाँ। इसमें ब्रांचिंग थोड़ी सी एंड कॉम्पैक्ट देन स्टार्च। तो ऑलमोस्ट एमाइलोपेक्टिन जैसी स्ट्रक्चर हो गई, बस ये कि ब्रांचिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए अगर मैं हाँ। पूछूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ। और तो C1 C4 ना। अच्छा, पहले तो ये बताओ मोनोसेक्राइड्स क्या होगा इसका। तो अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज इसका मोनोसेक्राइड्स हो गया। हाँ। अब जरा लिंकेज बता दो। C1 सो दो रहेंगे, C4, C1 C4 और C1 C6। ठीक है, और C1 C6 ऐसा लिख सकता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। हाँ। अच्छा, प्रीडोमिनेंटली जो ग्लूकोज होता है वो ऐसे ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है। सो ह्यूमन बॉडी में। मतलब एनिमल बॉडी में कहाँ स्टोर होता हाँ, तो लिख लेना ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। है? इन मसल। हाँ, इन मसल सेल्स एंड इन लीवर। ओके। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन प्रीडोमिनेंटली किसमें बताया, इन लीवर और मसल। इन लीवर एंड मसल सेल्स। मसल सेल्स, ठीक है। तो ग्लाइकोजन अभी आप लोगों को क्लियर। हाँ। तो ये अपने कुछ क्या थे, पॉलीसेक्राइड्स थे, और ये जो थी उनकी स्ट्रक्चर्स थी, उनके बारे में शॉर्ट में कुछ डिटेल थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए।